डिस्क्लेमर: प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है, तो वो पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता। कहन ने अपने सामने खड़े दो बुजुर्गों को घूर कर देखा। इन कमीनों का तुम पर हमला करना और उसी समय मेरा इन्हें ढूंढ लेना बस एक इत्तेफाक है, और कुछ नहीं। कहन ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा। अगले ही पल बुजुर्ग ने सिक्कों से भरी एक थैली निकाली जो बाहर की ओर उभरी हुई थी। उन्होंने कहा, नौजवान, हमारी जान बचाने के लिए आभार के रूप में इसे स्वीकार करो। फिलहाल मेरे पास तुम्हें धन्यवाद देने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए कृपया इसे स्वीकार करें। बुजुर्ग ने सिक्कों से भरी थैली आगे बढ़ा दी। इसे अपने पास रखें, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, कहन ने मना कर दिया। इससे उन दोनों व्यक्तियों की नज़रों में कहन का सम्मान बढ़ गया। न केवल वह अंतिम क्षण में आया और उनकी जान बचाई, भले ही उसने ऐसा अपने साथियों का बदला लेने के लिए किया था, फिर भी ये एक अविस्मरणीय कार्य था। और फिर उसने पैसे भी ठुकरा दिए। उनके काम के क्षेत्र में सिर्फ एक अंगरक्षक बॉडीगार्ड को काम पर रखने के लिए बहुत बड़ी रकम चुकानी पड़ती थी, और कई व्यापारी ऐसा तब तक नहीं करते थे जब तक कि मुनाफा बहुत अधिक न हो। लेकिन जब जीवन और मृत्यु की स्थिति आती थी, तो ये किराए के विशेषज्ञ अक्सर नियोक्ता की रक्षा करने के अपने वादे को निभाने के बजाय भागना चुनते थे। कहन के इस व्यवहार ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वो अंतिम क्षण में सिर्फ उनसे हट जाने के रूप में और अधिक पैसा वसूलने के लिए प्रकट नहीं हुआ था। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसके आचरण पर सिर हिलाया। बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। कहन ने चेहरे पर बिना किसी भाव के जवाब दिया। इससे उसे अपनी उस छवि को बनाए रखने में मदद मिली जैसे वो शोक मना रहा हो, लेकिन सतह पर इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा हो। मैं मार्कस हूं, डायमंड एडवेंचरर टीम का लीडर। खैर, अब जो कुछ भी बचा है उसका। अधेड़ उम्र के व्यक्ति। मार्क्स ने अपने गिरे हुए साथियों के शवों की ओर देखा। उसकी आंखें दुख से डगमगा रही थीं, लेकिन वह अपने चेहरे पर एक शांत और धैर्यवान भाव बनाए हुए था, एक सच्चे नेता की तरह जिसे किसी भी स्थिति में खुद को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि उसके साथी अपने मृत मित्रों और टीम के सदस्यों के शवों पर आंसू बहा रहे थे। मुझे आपके नुकसान के लिए खेद है। शायद अगर मैं यहां थोड़ा जल्दी पहुंच जाता तो आपके कुछ साथी बच सकते थे, कहन ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, जैसे कि वो भी उस नुकसान को समझता हो। तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने पहले ही हमारी बहुत मदद की है, मार्क्स ने कहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने भी अपना परिचय देने का फैसला किया। मेरा नाम निकोला है, ब्लैक ग्रिफिन मर्चेंट एंटरप्राइज का लीडर। उन्होंने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। कहन ने हाथ मिलाया और सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह है? तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? निकोला ने पूछा। यहां से सबसे नज़दीकी शहर कहाँ है? मैं हफ्तों से इस जंगल में हूं, कहन ने साफगोई से कहा। हफ्तों तक इस घने जंगल में अकेले जीवित रहना। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने मजबूत और शिकार करने में माहिर हो, मार्कस ने कहा। उसने पहले ही कहन को एक भरोसेमंद व्यक्ति मान लिया था और उसने बुजुर्ग की ओर एक तिरछी नज़र डाली। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस जाने में मदद कर सकता हूं, पुराने व्यापारी ने कहा। मेरा अब कोई घर नहीं है, अब और नहीं, कहन ने हताश होकर कहा, जैसे कि अपने खोए हुए परिवार को फिर से याद कर रहा हो। हमारे साथ चलो, फिर तय करना कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। यहां रुकना सुरक्षित नहीं है, निकोला ने परवाह भरी आवाज में कहा। अगर कहन न होता तो आज उनमें से कोई भी जीवित न होता। वो इस एहसान को किसी भी तरह से चुकाना चाहता था। कहन ने सिर हिलाया और टीम में शामिल हो गया। युद्ध के मैदान को साफ करने और अपने सभी मृत साथियों को अलग अलग गाड़ियों में रखने के बाद जीवित बचे लोगों की टीम अंततः निकल पड़ी। अगले 2 दिनों तक उन्होंने बिना किसी समस्या के यात्रा की। कहन चुपचाप रहा और निकोला सहित किसी से ज्यादा बात नहीं की, जिससे उसकी शोक संतप्त होने की छवि बनी रहे। पूरे काफिले का मिजाज नुकसान और पीड़ा का था। हर कोई अपने अपने तरीके से शोक मना रहा था, सिवाय इस शख्स के जो सिर्फ नाटक कर रहा था। अंत में जब वे पक्की पत्थर की सड़कों पर पहुंचे और एक विशाल शहर का दरवाजा देखा, तभी कहन की आंखों में कुछ दिलचस्पी दिखी। जैसे ही उसने लोगों से भरे विशाल शहर के फाटकों की ओर देखा, जिसमें कई डेमी ह्यूमन, अर्धमानव और ऐसे लोग थे जिनके बारे में उसने किसी फंतासी उपन्यास या कहानी में भी नहीं पढ़ा था, कहन उत्सुक हो गया। अब उसकी प्राथमिकता सूची में 3 चीजें थीं। कहन ने खुद से बात की। पैसा, जानकारी, अधिकार।
शहर के विशाल फाटकों पर भीड़ का आना जाना लगा हुआ था। शहर के फाटकों के ऊपर एक बड़ी पट्टी लगी हुई थी। वैंट्रिया में प्रवेश करने के बाद कहन ने जो पहला शहर देखा उसका नाम फ्लावोर्ट था। रुको, पहले पहचान दिखाओ, ड्यूटी पर मौजूद गार्ड ने कहा, जिसने दरबान के अनुकूल फिटिंग वाला कवच पहना हुआ था। इसे मुझे संभालने दो, बुजुर्ग व्यापारी निकोला ने कहा। वो गया और गेट गार्ड से बात की, कहन की ओर इशारा करते हुए, जो अभी भी भेड़िए की खाल में आधा नंगा था। गार्ड ने निकोला को समझदारी भरी नजर से देखा और बूढ़े ने चुपके से सिक्कों की एक छोटी थैली गार्ड को थमा दी। तुम जा सकते हो, गार्ड ने कहा और उनका काफिला आगे बढ़ गया। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, अन्य गार्डों ने भी उन्हें नहीं टोका। ऐसा लग रहा था कि रिश्वत में उन सबका हिस्सा था। सभ्यता। आखिरकार कहन ने अच्छी तरह से बनी इमारतें और घर देखे, अलग अलग जातियों, चेहरे की संरचनाओं और कई अपरिचित प्रजातियों के लोगों से भरी सड़कें देखीं, जिन्हें कहन ने पहले कभी नहीं देखा या सुना था। भीड़ में कुछ ऐसे भी थे जो चलते नहीं थे, बल्कि पत्थर की सड़क पर रेंगते थे, जबकि कुछ के 2 या 3 से अधिक पैर थे। कहन देख सकता था कि इमारतों ने किसी निर्धारित वास्तुकला या डिजाइन का पालन नहीं किया था। कुछ कठोर पत्थरों से बने थे, जबकि कुछ चमकदार लकड़ियों से बने थे और दिखने में बहुत सुंदर थे। भले ही कहन इन इमारतों और दुकानों के ऊपर लिखे किसी भी शब्द या भाषा को नहीं जानता या समझता था, लेकिन युद्ध के देवता क्राविल से प्राप्त ऑल लैंग्वेजेस नॉलेज, सभी भाषाओं का ज्ञान के आशीर्वाद की बदौलत उसका मस्तिष्क उन्हें पहचान रहा था और उनके अर्थ बता रहा था। उसे ये भी एहसास हुआ कि जब वो दूसरों के साथ बात कर रहा था तो उसके मुंह से उन भाषाओं में शब्द निकल रहे थे जिन्हें वो जानता तक नहीं था। बस दिमाग का जुड़ाव उसे बता रहा था कि उसने जो बोला वो उसे खुद भी समझ में आ रहा था। उसने भाषा की उस बाधा को तोड़ दिया था जिसे पार करना उसके लिए इस नई दुनिया में घुलने मिलने के लिए जरूरी था। कहन ने अपने मन में फिर से क्राविल को धन्यवाद दिया। काफी दूर जाने और विभिन्न सड़कों को पार करने के बाद अंततः उनका समूह कई दरवाजों वाली एक बड़ी इमारत के पास रुका, जहां लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। ये एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा था और इसके चारों दिशाओं में गेट थे। एडवेंचरर्स एसोसिएशन, द एडवेंचरर्स एसोसिएशन। मरकस इमारत के अंदर गया और बाद में 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ वापस आया जो संगठन के कर्मचारी लग रहे थे। उन्होंने डाकुओं के हमले में मारे गए लोगों के शवों को उतारना शुरू कर दिया। तभी निकोला अपने बेटे के साथ आया, जो कहन की ही उम्र का था। वैसे ये मेरा बेटा है एलानेव, निकोला ने कहा। निकोला के बगल में खड़े युवक ने आखिरकार बात की। उस दिन हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं आपको ठीक से धन्यवाद नहीं दे सका, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। तो इस पर कहन ने उसे हाथ के इशारे से बीच में ही रोक दिया और बोला, समझ गया, पहली बार में कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। कहन, अब तुम यहां से क्या करोगे? तुमने कुछ दिन पहले कहा था कि तुम्हारे पास कोई घर या जाने की जगह नहीं है, निकोला ने पूछा। कोई अंदाजा नहीं। मैंने बचपन से ही एक भाड़े के सैनिक के रूप में जीवन बिताया है। एकमात्र चीज जिसमें मैं अच्छा हूं वो है लोगों और राक्षसों को मारना, कहन ने थके हुए स्वर में कहा। वो मौके पर ही अपनी फर्जी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बना रहा था, जो डाकुओं को एक एक करके मारते समय उसकी कुशलता को भी सही ठहराएगा। तुम अभी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे सकता हूं ताकि तुम यहां के आदी हो सको। मैंने अभी तक तुम्हारी जान बचाने का एहसान नहीं चुकाया है, निकोला ने फिर से अपने पिछले प्रस्ताव की याद दिलाई। धन्यवाद, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूं, कहन ने सिर हिलाया। उसे इस समय इसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, रहने के लिए एक जगह और भविष्य की योजनाएं बनाना। बढ़िया, इस तरह हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का मौका भी मिलेगा, एलानेव ने कहा। वो भी कहन का बहुत आभारी था और अपने पिता से ये सुनने के बाद कि कहन अकेला है और डाकुओं के हमले में उसने अपने सभी दोस्तों और परिवार को खो दिया है, उसकी मदद करना चाहता था। वैसे आपका मर्चेंट एंटरप्राइज क्या बेचता है? कहन ने पूछा। वे दर्जन भर गाड़ियां जिनमें वे आए थे काफी बड़ी थीं और 2 को छोड़कर जो शवों के लिए थीं, बाकी पूरी तरह से भरी हुई थीं। हम सभी में हाथ आजमाते हैं, भोजन, हथियार, दवा और राशन। शहर में हमारी अपनी ब्लैकस्मिथ, लोहार की दुकानें भी हैं। गाड़ियों में संसाधन और यहां तक कि हथियार भी हैं जिन्हें हमने छोटे गांवों से खरीदा है, जिन्हें हम बाद में अपनी दुकानों में बेचेंगे, निकोला ने गर्व के साथ उत्तर दिया। वाह, अपनी साख जमाने और एंटरप्राइज बनाने में सालों लगे होंगे, कहन ने प्रशंसा में कहा। वो अपने पिछले जीवन में एक अकाउंटेंट था। वो जानता था कि व्यवसाय खोलना और उसे चालू रखना कितना कठिन है, मुनाफा कमाना तो दूर की बात है। हमें गोदामों तक गाड़ियां ले जाने के लिए कुछ लोगों को लाना होगा। इसमें कुछ समय लगेगा।
तब तक तुम एडवेंचर्स एसोसिएशन के आसपास क्यों नहीं देख लेते? एलानेव ने कहा। मैं पहले से ही ऐसा करने की योजना बना रहा था। मेरे पास बेचने के लिए कुछ मॉन्स्टर कोर राक्षसों के अवशेष हैं। मैं वहां कुछ पैसे भी बना लूंगा। कपड़े बाद में आ सकते हैं। कहन ने कहा। ठीक है, हम बाद में मिलते हैं, निकोला ने कहा और अपने बेटे के साथ चला गया। कहन विशाल दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और आश्चर्य की बात यह थी कि किसी ने उसे नहीं रोका। जैसे ही उसने एडवेंचर्स एसोसिएशन के अंदर प्रवेश किया, उसने विशाल हॉल के अंदर बैठी भीड़ की ओर देखा। इसके अंत में रिसेप्शनिस्ट थे जो विभिन्न एडवेंचर्स के साथ व्यस्त थे। भीड़ के बीच कहन ने कुछ वेयरवुल्फ, भेड़िया मानव, कल्पित बौने, एल्व्स, कुछ छिपकली मानव, लिजर्डमैन और यहां तक कि चेहरे के बीच में केवल एक विशाल आंख वाला व्यक्ति भी देखा, जैसे कि साइक्लॉप्स। कहन एक खाली काउंटर की ओर चला गया जहां उसकी उम्र 60 के आसपास का एक बूढ़ा आदमी था। मेरे पास बेचने के लिए कुछ मॉन्स्टर कोर हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? कहन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहन और उसके पहनावे को देखकर आश्चर्य जताया। क्षमा करें, लेकिन हम केवल पंजीकृत रजिस्टर्ड एडवेंचर्स के साथ ही व्यवहार करते हैं, बूढ़े आदमी ने कहा, जो बैटमैन फिल्मों के अल्फ्रेड जैसा लग रहा था। मैं साइन अप कैसे करूं? कहन ने पूछा। पहचान पत्र और आपको पहले हमारे मूल्यांकन से गुजरना होगा। यदि आप पास हो जाते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर एडवेंचर्स एसोसिएशन के हिस्से के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे। उस आदमी ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, जैसे उसने यही लाइन लाखों बार बोली हो। मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं है। पहले कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। क्या कोई और तरीका है? कहन ने पूछा। ये थोड़ा समस्याजनक है, बूढ़े आदमी ने कहा। तभी कहन के पीछे से एक आवाज आई, ओए, रास्ते से हटो, मैं जल्दी में हूं। कहन ने अपना सिर पीछे घुमाया और एक सुनहरे बालों वाली लड़की को देखा जो नाइट योद्धा जैसा कवच पहने हुए थी। क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं यहां बात कर रहा हूं? इसके अलावा मैं यहां पहले आया था, कहन ने जवाब दिया और अपना सिर वापस बूढ़े आदमी की ओर घुमा लिया। तुम्हारे जैसे जंगली को क्या जरूरी काम हो सकता है? तुम जो भी करना चाहते हो मेरे काम खत्म होने के बाद कर लेना, गंदे गुफावासी केवमैन, लड़की ने फिर कहा। कहन ने अपनी आंखें घुमाईं और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट से बात करना जारी रखना चाहता था। हालांकि उनकी छोटी सी बहस ने पास के लोगों का ध्यान खींचा। कुछ लोग कहन को दया भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे कि लड़की को टोकने के लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक और कमरे के दूसरी ओर बेंच पर बैठे एक गंजे आदमी ने आह भरी, अरे, क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो बेवकूफ? लड़की दहाड़ी। कहन इस समय तक गुस्सा हो गया और उसने अपना सिर लड़की की ओर घुमाया। हे राजकुमारी, क्या तुम्हें बुनियादी शिष्टाचार नहीं पता? लाइन में लगो और अपनी बारी का इंतजार करो, कहन ने चिड़चिड़े भाव से कहा। अचानक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दूसरे काउंटरों पर काम कर रहे रिसेप्शनिस्ट भी रुक गए। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? लड़की ने अपनी कमर पर लटक रही म्यान से तलवार निकाल ली। राजकुमारी, क्या हुआ? तुम्हें तारीफ पसंद नहीं है या मुझे तुम्हें खूबसूरत बुलाना चाहिए? कहन ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया। कमीने, मैं एक आदमी हूं। लड़की, नहीं, उस आदमी ने कहा। लेखक, ये एक ट्रैप है। क्या? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम एक आदमी होने के लिहाज से बहुत सुंदर हो, कहन ने आश्चर्य भरे लहजे में कहा। लड़की जैसा दिखने वाले उस लड़के के चेहरे पर गुस्से का गुबार छा गया। इस पर अचानक भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी। हा, आदमी होने के लिए बहुत सुंदर। ये नया था। हा। भीड़ में कई लोग उस सुनहरे बाल वाले लड़के पर हंसने लगे जिसने इस समय कहन की ओर तलवार की नोक तान रखी थी। काउंटर के पीछे बैठे बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने आह भरी। हंगामा मत करो, ये सिर्फ एक गलतफहमी है, उसने उस सुंदर लड़के से कहा। तुमने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? क्या तुम चाहते हो कि हमारी एडवेंचरर टीम तुम्हारी हड्डियां तोड़ दे, बूढ़े कमीने? सुनहरे बाल वाला लड़का चिल्लाया और गुस्से से कांपने लगा जैसे वो अगले ही पल रिसेप्शनिस्ट पर झपट पड़ेगा। कहन के लिए अब ये बहुत ज्यादा हो गया था। उसने बूढ़े से पूछा, क्या एसोसिएशन की इमारत के अंदर किसी को पीटने की इजाजत है? बूढ़ा स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी से जवाब दिया, नहीं, जब तक कि इससे किसी को गंभीर चोट न लगे। समझ गया, कहन ने कहा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पीट सकते हो, साले? वो लड़का चिल्लाया। चटाक। हॉल में एक करारे तमाचे की आवाज गूंजी। कई लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए और कुछ अपनी जगह पर जम गए।
कहन के सामने वो लड़का पड़ा था जो उसे बिना वजह गाली दे रहा था। लड़के के बाएं गाल पर उंगलियों के लाल निशान छप गए थे और वो सिर्फ एक तमाचे बिच स्लैब से फर्श पर गिर गया था। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, यहां से निकल जाओ। एडवेंचर्स एसोसिएशन के पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया था। तुम। सुनहरे बालों वाला लड़का उठा और अपनी तलवार कान के पेट की ओर तानते हुए उसकी तरफ झपटा। कान ने फुर्ती से खुद को एक तरफ किया और बदले में उस लड़के के पेट पर एक घूंसा जड़ दिया। उसकी प्रतिक्रिया और हमला इतना तेज था कि कई लोग इसे ठीक से देख भी नहीं पाए। धप। धातु और फर्श के टकराने की आवाज गूंजी। वो सुनहरा लड़का कान से 5 मीटर दूर फर्श पर पड़ा था। सिर्फ एक घूंसे में ही वो पीछे जा गिरा था। वो लड़का उठा, उसका शरीर कांप रहा था और वो बमुश्किल खड़ा हो पाया। उसने अपने कवच की ओर देखा तो वहां मुक्के के आकार का एक बड़ा गड्ढा पड़ गया था। अगर उसने ये धातु का कवच न पहना होता तो ये घूंसा उसे मौत के करीब पहुंचा देता। बस यहीं रुको, मैं देखूंगा कि मेरे वापस आने के बाद तुम अपने पैरों पर खड़े रह पाते हो या नहीं, उस सुनहरे लड़के ने कहा और शर्मिंदगी में बाहर भाग गया। ये बहुत समझदारी भरा काम नहीं था, नौजवान। वो ग्राउंडहॉग एडवेंचरर टीम के लीडर का छोटा भाई है। वे बहुत शक्तिशाली हैं और बमुश्किल 2 अन्य टीमें ही उनका मुकाबला कर सकती हैं। ये लड़का इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देगा। बेहतर होगा कि तुम अभी यहां से निकल जाओ, बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने चिंता भरे स्वर में कहा। रजिस्ट्रेशन का क्या? कान ने ऐसे पूछा जैसे अभी जो हुआ उससे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। किसी और दिन आना, तुम्हारा यहां और रुकना सुरक्षित नहीं है। जैसे ही तुम एसोसिएशन की सीमा छोड़ोगे, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा कि तुम यहां से निकलकर कहीं छिप जाओ, बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने कहा। मुझ पर एक एहसान कीजिए, कम से कम इनके बदले मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पास एक सिक्का भी नहीं है, कान ने कहा और आधा दर्जन लाल मॉन्स्टर कोर्स बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा दिए। उसकी स्थिति को समझते हुए बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने नियमों का उपदेश नहीं दिया। वो खुद भी कान को पसंद करने लगा था, क्योंकि उसने उस अमीरजादे के खिलाफ स्टैंड लिया था जो उन दोनों को बुरा भला कह रहा था। उसने जल्दी से सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और कान को दे दी। जाओ और रहने के लिए कोई सराय या गेस्ट हाउस ढूंढ लो। वे सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पूरे शहर में खाक नहीं छानेंगे, बूढ़े रिसेप्शनिस्ट ने कहा। शुक्रिया, कान ने थैली पकड़ी और इमारत से बाहर निकल गया। उसने निकोला और एलानेव का इंतजार करने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि ये घटना उस पिता पुत्र की जोड़ी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लाती। आखिरकार वे ईमानदार व्यापारी थे। बूढ़े रिसेप्शनिस्ट और हॉल में मौजूद लोगों के चेहरे के हाव भाव देखकर कान को अंदाजा हो गया था कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लिया है जिससे उसे नहीं भिड़ना चाहिए था। वो इतना मूर्ख नहीं था कि अपनी लड़ाई में किसी निर्दोष को घसीटे। कान पास की एक कपड़ों की दुकान पर गया और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे, एक भूरी शर्ट और काली पैंट का जोड़ा, साथ में जूते जो उसे बिल्कुल फिट आए। अब वो आधा नग्न व्यक्ति नहीं था। उसे आखिरकार फिर से एक सामान्य इंसान जैसा महसूस हो रहा था। उसका अगला पड़ाव कोई और नहीं बल्कि शहर का पुस्तकालय, लाइब्रेरी था। सबसे पहले उसे वैंट्रिया की दुनिया के बारे में जानकारी चाहिए थी, अन्यथा वो कई बार अनजान रह जाता और अपनी उत्पत्ति या बुनियादी ज्ञान के सवालों का जवाब नहीं दे पाता जो आम जनता को पहले से पता था। इससे लोगों की शंका बढ़ सकती थी। कई नागरिकों से पूछने के बाद कान आखिरकार शहर के पुस्तकालय पहुंच गया। यह जगह एडवेंचर्स एसोसिएशन की आधी थी, लेकिन एक पुस्तकालय के हिसाब से फिर भी बहुत बड़ी थी। थोड़ी सी फीस चुकाने के बाद कान अंदर गया और देशों के इतिहास और उस जगह की जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक्स से संबंधित पुस्तकें मांगी। कान ने महसूस किया कि उसके पिछले जीवन की फोटोग्राफिक मेमोरी, आइडेटिक मेमोरी फिर से काम कर रही है। कान ने राहत की सांस ली और उपयोगी जानकारी के लिए अपनी खोज तेज कर दी। उसने अगले 4 घंटे देशों और सामान्य ज्ञान से जुड़ी किताबों को पढ़ने में बिताए। कान के पास मिली जानकारी का वर्णन करने के लिए शब्द नहीं थे। ये सिर्फ कोई साधारण इसेकाई दुनिया नहीं थी। ये कान के पिछले जीवन में सुनी या पढ़ी गई किसी भी चीज से परे थी। वॉन्ट्रिया में कुल 15 साम्राज्य थे। प्रत्येक साम्राज्य पृथ्वी के एक महाद्वीप जितना बड़ा था। इनमें से 11 साम्राज्य अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। कोई भी अंधेरे के देवता, गॉड ऑफ डार्कनेस की पूजा नहीं करता था। इन सभी साम्राज्यों पर अलग अलग प्रजातियों का शासन था और वहां उनके देवताओं के सिद्धांतों का पालन किया जाता था। एल्फ साम्राज्य जीवन के देवता की पूजा करता था। बोनो का साम्राज्य, ड्वार्वन एम्पायर, अग्नि के देवता की। बीस्ट साम्राज्य पृथ्वी के देवता की सेवा करता था, इत्यादि। बाकी 4 साम्राज्य कागजों पर किसी भी देवता की पूजा या सेवा नहीं करते थे।
एक साम्राज्य पर पौराणिक और पहाड़ जितने बड़े ड्रैगन्स का शासन था, जो पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली जीव थे। वे अन्य साम्राज्यों के साथ नहीं घुलते मिलते थे और बाहरी प्रजातियों से किसी भी प्रकार के संपर्क की अनुमति नहीं देते थे। एक साम्राज्य पूरी तरह से पानी के नीचे था, जो बिल्कुल एक्वामैन फिल्म की अटलांटिस जैसा था। सबसे हाल ही में बना साम्राज्य दानव साम्राज्य डीमन एम्पायर था, जो दानव देवता डीमन गॉड की पूजा करता था। ये लगभग 500 साल पहले बना था। हालांकि कान को इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली। यह साम्राज्य वर्तमान में 4 पड़ोसी साम्राज्यों के साथ युद्ध में था, और आखिरी साम्राज्य वही था जहां कान को अंधेरे के देवता द्वारा भेजा गया था। राकोस साम्राज्य, द राकोस एम्पायर। राकोस साम्राज्य में भी कान वर्तमान में साम्राज्य के किनारे पर स्थित था, और उसे अपने वर्तमान स्थान के इतिहास के बारे में जो पता चला, उसने उसे और भी हैरान कर दिया। जिस जंगल में उसे भेजा गया था वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल था, जो 80,000 किलोमीटर से अधिक में फैला था। फिर भी किसी साम्राज्य ने इस पर नियंत्रण करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वहां बहुत सारे राक्षस थे और अफवाहों के अनुसार वहां कुछ ईश्वरीय जीव, गॉड बीस्ट्स भी रहते थे। राकोस साम्राज्य पर किसी विशेष जाति का शासन नहीं था और न ही कोई शाही परिवार इसे नियंत्रित करता था। यह पृथ्वी के कई देशों की तरह लोकतांत्रिक संरचना पर आधारित था, इसीलिए वहां किसी विशेष जाति, प्रजाति या जातीयता पर कोई पाबंदी नहीं थी। अंधेरे के देवता ने उसे वास्तव में ऐसी जगह भेजा था जहां वो धीरे धीरे घुल मिल सके और मजबूत बन सके। राकोस में चर्च और मंदिर जैसे धार्मिक संगठनों का प्रचार करना या उन्हें बनाना प्रतिबंधित था, और इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान था। इसमें कोई अपवाद नहीं था, क्योंकि साम्राज्य का मानना था कि उत्पत्ति की परवाह किए बिना समानता होनी चाहिए, और धार्मिक विचार या किसी विशेष प्रजाति की सर्वोच्चता जैसे कारकों को लाने से केवल अराजकता पैदा होगी। साम्राज्य आज जहां है, वहां तक पहुंचने के लिए उसे कई युद्धों और तख्तापलटों से गुजरना पड़ा था। ये कान के लिए बहुत सुविधाजनक था, जिसे छिपने के लिए एक जगह चाहिए थी और समय के साथ अपनी ताकत बढ़ानी थी, जब तक कि वो पूरी दुनिया के खिलाफ भी अपनी रक्षा न कर सके। राकोस साम्राज्य में बोली जाने वाली भाषा फ्लेविन थी और स्थापित मुद्रा ड्रामस थी। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, कान पुस्तकालय से बाहर निकला और निकोला के ब्लैक ग्रिफिन मर्चेंट एंटरप्राइज को खोजने का फैसला किया। आखिरकार उसे रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी, लेकिन कुछ मील चलने के बाद वो अचानक रुक गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखें सतर्क हो गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया, क्योंकि इस समय उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्षमता उसे चेतावनी दे रही थी। परछाइयों से कुछ आंखें उसे देख रही थीं, जो हत्या के इरादे से भरी थीं। कान को अपने आसपास कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे कोई दुर्भावना महसूस हो, फिर भी वो लापरवाह होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। कान ने अपनी दिशा बदली और शहर के बाहरी इलाकों की ओर चल दिया। शहर के एक गेट से बाहर निकलने के बाद कान घने पेड़ों की कतारों और उस खाली मैदान की ओर भागने लगा जो शहर की सुरक्षा की पहुंच से बाहर था। वो आखिरकार उन ऊंचे पेड़ों के बीच रुक गया, क्योंकि उसे लड़ाई के लिए एक उपयुक्त और बड़ी जगह मिल गई थी। जैसे ही वो रुका, उसके पीछे से कई कदमों की आहट सुनाई दी। अचानक कई लोग वहां प्रकट हुए, जैसे कि वे पहले अदृश्य थे। हत्यारे, असैसिन्स। इन लोगों ने खंजर निकाल लिए और कान को घेर लिया ताकि वो भाग न सके। दूसरी ओर कान बस ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे वो किसी की उम्मीद कर रहा हो। बस कुछ ही मिनटों बाद 10 से अधिक लोग उन हत्यारों के साथ शामिल हो गए। वे सभी वैसे ही दिख रहे थे जैसे एडवेंचर्स उसने आज पहले देखे थे। मास्टर इलिया, सिर्फ एक आदमी के लिए इतने सारे लोगों को लाना, क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही है? जादूगर के लिबास पहने एक आदमी ने पूछा। उसके पीछे से एक परिचित आकृति सामने आई, जो पूरी तरह से धातु के कवच में ढकी हुई थी और उसके हाथ में एक बेहतरीन तलवार थी। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मुझे उकसाने के बाद तुम लंबे समय तक जीवित रहोगे, कमीने? उस आकृति ने कहा। ये वही सुनहरा लड़का था जिसे कान ने एडवेंचर्स एसोसिएशन के हॉल के अंदर पीटा था। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम मेरे जूते चाटते हो और अपने दोनों पैर काट लेते हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, सुनहरे लड़के ने चेहरे पर तिरस्कार के भाव के साथ कहा। कान बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा, सिर्फ तुम लोगों के साथ? तुम में मुझे अपने सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर करने की काबिलियत नहीं है। हा, यह लड़का इतना डर गया है कि इसका दिमाग काम करना बंद कर गया है, एडवेंचर्स में से एक ने कहा। अन्य सशस्त्र पुरुषों ने कान को घेरना शुरू कर दिया और अपने हथियार निकाल लिए। हालांकि कान मजबूती से खड़ा रहा और उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। उसके चौड़े कंधे और योद्धा जैसी बनावट एक अचल पर्वत के समान लग रही थी। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम हमसे घिरे हुए हो? सुनहरे लड़के ने अपनी तलवार निकालते हुए कान की ओर इशारा किया।
कान केवल मुस्कुराया। उसकी आंखों में हत्या का जुनून ऐसा था जैसे उसने पहले ही अपने आसपास के इन लोगों को मृत घोषित कर दिया हो। चूंकि वो जनता की नज़रों से दूर था, इसलिए उसके पास अब खुद को रोकने का कोई कारण नहीं था। वॉर डोमिनेंस, वॉर डोमिनेंस। कान ने अपना वॉर डोमिनेंस आभा ऑरा छोड़ा और अपने 20 मीटर के दायरे में मौजूद सभी को अपनी चपेट में ले लिया। उसके शरीर से इतना भारी दबाव निकला जो एक वयस्क व्यक्ति को घुटनों पर लाने के लिए काफी था। उनमें से हर एक आदमी डर से कांपने लगा। उनके शरीर बमुश्किल खड़े रह पा रहे थे। कुछ तो पहले ही घुटनों के बल गिर पड़े थे और कान को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई राक्षस देख लिया हो। तुम समझे नहीं बच्चे, मैं तुम लोगों से घिरा हुआ नहीं हूं। कान उन लोगों के समूह की ओर खतरनाक तरीके से बढ़ा। उसकी सघन आभा अराजक ऊर्जा और मारक मंशा से भरी थी, जैसे कोई युद्ध का देवता, वॉर गॉड, अपनी रचनाओं को नीचे देख रहा हो। तुम सब मुझसे घिरे हुए हो। घने पेड़ों की कतार से घिरे एक उजाड़ इलाके में एक आदमी अपने ऊपर हथियार ताने खड़े लोगों के समूह का सामना कर रहा था। हालांकि डर के मारे भागने या दुबकने के बजाय वो आदमी एक दबंग अंदाज के साथ उस शत्रुतापूर्ण समूह की ओर बढ़ा। कान ने उस समूह को घूरा जिसने उसे चारों दिशाओं से घेर रखा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। कान के वॉर डोमिनेंस आभा ऑरा के प्रभाव में ग्राउंड हॉग साहसी टीम के सदस्य डर से कांप उठे और कई लोगों के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। अब बताओ, तुम में से कौन पहले मरना चाहता है? कान ने अपनी अराजक और घातक आभा को छोड़ते हुए कहा। कई शक्तिशाली राक्षसों का शिकार करने और उनके शारीरिक और जन्मजात कौशल को सोखने के बाद कान की वॉर डोमिनेंस आभा में कई गुणात्मक बदलाव आए थे। उसने युद्ध के देवता वॉर डीटी द्वारा दिए गए वॉर डोमिनेंस वरदान के तहत पहले से ही कुछ क्षमताओं का विलय कर लिया था। इस क्षमता का वर्तमान विस्तार उस समय से कहीं अधिक था जब उसने भेड़ियों के झुंड का शिकार किया था और जंगल में अपने पहले दिन लगभग मर ही गया था। और महान सोमीर के कोर को खाने के बाद कान का स्तर लेवल भी काफी बढ़ गया था। वो अब ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से आश्चर्यचकित हो जाए या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दे, बल्कि वो हमेशा शांत और गणनात्मक दिमाग बनाए रखता था। इसीलिए उसने इन लोगों को शहर के बाहर फुसलाया जब वे उसका पीछा कर रहे थे। इस तरह वहां कोई गवाह नहीं होगा। कोई नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपनी निजी पसंद के अनुसार चलना चाहिए। कान ने चारों ओर देखते हुए एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। फायरबॉल। समूह के जादूगर मेज ने चिल्लाकर कान पर एक विशाल आग का गोला फेंका। कान, जिसकी सर्वाइवल इंटेंट और हंटर्स इंटेंट दोनों उस समय सक्रिय थीं, ने जादूगर के मंत्र पढ़ना शुरू करते ही इसे भांप लिया। कान ने तुरंत साइड हॉपर क्षमता का उपयोग किया, जिसे उसने पिछले 2 दिनों के दौरान लॉन्ग स्ट्राइड और स्प्रिंटर क्षमता को मिलाकर बनाया था जब वो काफिले के साथ फ्लेवोर्ड शहर की ओर यात्रा कर रहा था। धाएं। विशाल आग का गोला आखिरकार एक मानव शरीर से टकराया। बस वो कान नहीं था, बल्कि उसके पीछे खड़ा आदमी था। ये क्या? जादूगर ने कहा। उसका मंत्र वास्तव में तेज था और उसका निशाना सटीक था, लेकिन उसने कान के बजाय अपने ही साथी को मार दिया था। अच्छा है, मंत्र पढ़ने का समय कम है और सटीकता भी बहुत अच्छी है। ये मेरे काम आएगा। अचानक जादूगर ने अपने दाहिनी ओर से एक आवाज सुनी। बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कान था। आहा, मेरी मदद करो, आग के गोले की चपेट में आए व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि उसका पूरा शरीर मौके पर ही जलने लगा था। घने पेड़ों के बीच एक आदमी के जिंदा जलने की चीखें गूंज उठीं। वहां मौजूद हर किसी का चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया था। कमीने! इल्या चिल्लाया, वो सुनहरे बालों वाला आदमी जो कान को मारने के लिए इन लोगों को लाया था। अचानक उसके पहने हुए लॉकेट से ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और वो सुनहरा आदमी आखिरकार वॉर डोमिनेंस आभा के दबाव को तोड़कर कान पर झपटा। कुछ लोग बस सीखते नहीं हैं, है ना? कान ने आह भरते हुए कहा। जैसे ही इल्या कान के करीब आया, उसने अपनी तलवार सीधे कान की गर्दन पर चलाई। सर्रर! अचानक वो लंबा कद उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हारे पास कौशल नहीं है, इल्या की पीठ के पीछे से एक आवाज आई। इसी समय जादूगर ने किसी तरह का मंत्र पढ़ना समाप्त किया और एक फूल के आकार की जादुई संरचना बनाई जो आसपास के क्षेत्र में फैल गई और कान की वॉर डोमिनेंस आभा को बेअसर कर दिया। कान, जिसने अपनी वॉर डोमिनेंस आभा को अचानक लुप्त होते महसूस किया, ने आश्चर्यचकित होकर देखा। अथाह दबाव में जो लोग अपनी जगह पर जड़ हो गए थे, उन्हें आखिरकार अपना शरीर हल्का महसूस हुआ और वे फिर से हिलने डुलने में सक्षम हो गए। भयानक! उनके सामने खड़ा आदमी भयानक था। ओह, तो इसका मुकाबला किया जा सकता है? या मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि जब कोई हस्तक्षेप करे तो इसे बनाए रख सकूं? वॉर डोमिनेंस वरदान केवल लक्ष्यों के भौतिक शरीर पर काम करता है,
लेकिन यदि लक्षित व्यक्ति के पास जादुई कौशल वाली कोई वस्तु या दबाव को तोड़ने की जन्मजात क्षमता है, तो ये क्षमता उस व्यक्ति पर काम नहीं करेगी। सिस्टम, जो पिछले 3 दिनों से शांत था, आखिरकार फिर से बोला। समझ गया। तो इस तरह जादूगर बच निकला, कान खुद से बोला और उन लोगों की ओर दौड़ने लगा। उसने अपनी नई संश्लेषित आक्रामक क्षमता को सक्रिय किया, जिसे उसने अल्फा वुल्फ और ब्लू लायन के पंजों को मिलाकर बनाया था। कान का हाथ काले और नीले रंग के पैटर्न वाले पंजे में बदल गया और धातु जैसी सख्त खाल की एक परत ने उसकी पूरी बांह को ढक लिया। कान ने इस क्षमता का नाम रिपर क्लॉ रखा। सीधा सा कारण था कि ये किसी भी स्टील या धातु के कवच को आसानी से फाड़ने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही उसके दोनों हाथ एक राक्षस के हाथों में बदल गए, आसपास के साहसी, जो उसकी ओर दौड़ने ही वाले थे, बीच में ही रुक गए। यह क्या बला है? क्या वो कोई राक्षस है? उनमें से एक चिल्लाया। उसे घूरते मत रहो, मिलकर उस पर हमला करो, इल्या ने चिल्लाकर कहा और अपनी एक आक्रामक क्षमता को पूरी तरह से छोड़ दिया, जिससे उसकी तलवार और उसका पूरा शरीर लाल चमकने लगा। समूह के तीरंदाजों ने किसी प्रकार के हरे जहर में डूबे अपने तीर निकाले और कान पर दागने शुरू कर दिए। कान, जो पहले से ही ऐसे हमलों की उम्मीद कर रहा था, एक तरफ से दूसरी तरफ कूदा और बिना किसी समस्या के इन तीरों से बच निकला। उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्षमता उसके खुद के स्पाइडर सेंस की तरह काम कर रही थी, जिससे वो आने वाले हमले और अपनी ओर निर्देशित जानलेवा इरादे को महसूस कर पा रहा था। स्वाइप! कान अपनी जगह से गायब हो गया और सीधे उस जादूगर के बगल में प्रकट हुआ जिसने सबसे पहले वॉर डोमिनेंस के दबाव को तोड़ा था। चलो, तुमसे शुरुआत करते हैं। कान जादूगर की ओर झपटा और अपने पंजे उस आदमी के सीने के पार कर दिए और उसका दिल बाहर निकाल लिया। जादूगरों के पास वास्तव में कोई बचाव नहीं होता, कान ने कहा और पास के तलवारबाज की ओर बढ़ा, जो अभी अपनी म्यान से तलवार निकाल ही रहा था। चीर दिया। इससे पहले कि वो आदमी तलवार पूरी तरह बाहर निकाल पाता, कान उसके सामने प्रकट हुआ और अपना बायां पंजा उस आदमी की गर्दन पर चलाया। उस आदमी की गर्दन से मांस का एक टुकड़ा निकालते हुए वो उसकी ओर देखे बिना ही आगे निकल गया। उस आदमी के गले से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा और वो पूरी तरह से डरा हुआ और हैरान जमीन पर गिर पड़ा। वो ये भी नहीं समझ पाया कि कान ने कितनी जल्दी उसकी गर्दन चीर दी और उसे बचाव का मौका तक नहीं दिया। धातु और किसी अत्यंत कठोर चीज के टकराने की आवाजें गूंजी और एक एक करके उन साहसियों के शव जमीन पर गिर गए जिन्होंने कान पर घात लगाने की योजना बनाई थी। जादूगर द्वारा वॉर डोमिनेंस का दबाव तोड़ने के बाद मात्र 20 सांसों के भीतर 8 से अधिक लोग कान के हाथों मारे गए, जो एक क्रूर शिकारी जानवर की तरह एक एक करके उनका शिकार कर रहा था। उसका हर वार एक महत्वपूर्ण अंग वाइटल पॉइंट पर था और वह सुनिश्चित करता था कि उसके पंजे इतने गहरे लगें कि आदमी की मौके पर ही मौत हो जाए। बाकी बचे 5 लोग इतने डरे हुए थे कि उनके शरीर डर से कांप रहे थे और उनके हाथ हथियार ठीक से पकड़ने के लिए भी बहुत कांप रहे थे। एक राक्षस, जिस आदमी को उन्होंने एक कमजोर नगण्य समझा था, वो एक राक्षस निकला। उसके काम और जिस तरह से उसने अपने लक्ष्यों को मारा, वो उन राक्षसों से अलग नहीं था जिनसे ये लोग अक्सर जंगलों में या कालकोठरी डंजन अभियानों के दौरान लड़ते थे। कान की आंखें इस समय लाल चमक रही थीं, क्योंकि उसकी हंटर्स इंटेंट क्षमता सक्रिय थी, जिसने उसे बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं दिखाया। उसके हाथ लाल खून से लथपथ थे और उसके नुकीले पंजों से खून की बूंदें टपक रही थीं। भागो! एक आदमी चिल्लाया और अपनी जान बचाकर भागा। इससे पहले कि कान उसे पकड़ पाता, वो दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। ओमेगा! कान चिल्लाया। अचानक उसकी परछाई से एक विशाल 4 पैरों वाला जीव बाहर निकला और भीड़ से दूर भाग रहे उस आदमी की ओर दौड़ा। डायर वुल्फ, जो कान द्वारा बनाया गया पहला अधीनस्थ सबॉर्डिनेट था, जंगल छोड़ने के बाद आखिरकार पहली बार सक्रिय हुआ। तुम आखिर कौन हो? इल्या चिल्लाया। उसकी आवाज फटी हुई थी, क्योंकि वो इस घटनाक्रम को स्वीकार करने में असमर्थ था। ये सब इसके उलट होना चाहिए था। उसे कान को टुकड़ों टुकड़ों में काटना था और उसे रोते हुए और माफी की भीख मांगते हुए देखना था, क्योंकि इल्या उसे एडवेंचर्स एसोसिएशन हॉल में सबके सामने अपमानित करने के लिए तड़पा तड़पा कर मारने वाला था। लेकिन उसके सामने का नज़ारा उसके सपने के बिल्कुल विपरीत था। शिकारी होने के बजाय वे खुद शिकार बन रहे थे। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? कान ने बाकी बचे 3 आदमियों की ओर बढ़ते हुए पूछा। हाँ, तुम कौन हो कमीने? इल्या के पास खड़े एक आदमी ने चिल्लाकर पूछा। खैर, उस व्यक्ति को बताने का क्या फायदा, जो मरने वाला है। जैसे ही हमलावर अपनी जगह पर जड़ खड़े हो गए और कान के जवाब का मतलब समझने की कोशिश करने लगे, उनके पीछे से एक जोरदार आवाज गूंजी। ग्याहा! अचानक उन लोगों ने एक दर्दनाक चीख सुनी, जो ठीक उसी दिशा से आई थी जहां उनका साथी भाग कर गया था।
जैसे ही उन्होंने अपना सिर वापस कान की ओर घुमाया, उनके सामने खड़ा आदमी उनकी नज़रों से ओझल हो चुका था। तुम्हारे ऊपर! एक जोरदार आवाज़ आई और बचे हुए लोगों ने एक आदमी को अपने सिर के ऊपर से उनकी दिशा में छलांग लगाते देखा। लेकिन इल्या के पास खड़े दो आदमी प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे कि उनके शरीरों को दो विशाल पंजों ने लंबवत वर्टिकली चीर दिया, जिससे उनके शरीर और चमड़े के कवच दो टुकड़ों में फट गए। पलक झपकते ही एक वीभत्स दृश्य सामने था। दो क्षत विक्षत शव, उनकी फटी हुई अंतड़ियां, हड्डियां और मांस का लोथड़ा खून के लाल पोखर में जमीन पर पड़ा था। हमलावरों के समूह में से इल्या ही एकमात्र जीवित बचा था, जो डर के मारे कांप रहा था, और उसकी जांघों के बीच से गर्म तरल मूत्र की धारा बह निकली थी। कान ने इल्या की ओर देखा। सामने का नज़ारा देखकर उसे गहरी निराशा हुई। कम से कम दूसरे लोग सम्मान के साथ तो मरे थे। मुझे मुझे जाने दो, इल्या ने चेहरे पर खौफ लिए कहा। उसके सामने खड़े उस राक्षस के आगे एक शब्द बोलना भी उसके लिए कठिन हो रहा था। और तुम्हें जाने दूं, ताकि तुम शहर में जाकर इस घटना के बारे में सबको बता दो? तुम्हें क्या लगता है मैं मूर्ख हूं? कान ने उस आदमी का मजाक उड़ाया, जिसे लगा था कि इस सब के बाद भी उसके जीवित रहने की कोई गुंजाइश है। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा भाई तुम्हें ढूंढ लेगा, और तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। वो शहर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। कोई भी उससे आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं करता। इल्या ने अपने शक्तिशाली भाई की प्रतिष्ठा का सहारा लेकर बचने की कोशिश की, जो ग्राउंड हॉग एडवेंचरर टीम का नेता था। इस पर परिणामों की चिंता किए बिना कान ने तुरंत अपने दाहिने हाथ से इल्या का गला पकड़ लिया और अपने नुकीले पंजों को भींच दिया। उसने इल्या के हाथ से तलवार छीन ली और उसे अपने बाएं पंजे से दूर फेंक दिया। चिंता मत करो, अगर उसने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारे भाई को भी परलोक में तुमसे मिलने भेज दूंगा। कान ने इल्या के कान के पास फुसफुसाते हुए अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इल्या ने छटपटाने और कान के चंगुल से छूटने की कोशिश की, लेकिन इस खूंखार दरिंदे के सामने उसकी कोशिशें बेकार साबित हुईं। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई और उसका शरीर अंततः ढीला पड़ गया। वह पत्थर की तरह निर्जीव हो चुका था। कान ने उस बेजान शरीर को फेंक दिया और फिर से चारों ओर नजर दौड़ाई, ये देखने के लिए कि कहीं कोई गवाह तो जीवित नहीं बचा। तभी ओमेगा वापस आया। उसका मुंह और थूथन ताज़ा खून से सने थे। उसने उस एडवेंचरर का कटा हुआ सिर कान के पैरों के पास फेंक दिया, जो भाग गया था। कौन है मेरा अच्छा बच्चा? तुम हो? कान ने मुस्कुराते हुए ओमेगा के सिर को सहलाया। अब थोड़े भोजन का समय है। तुम्हें भूख लगी है ना? कान ने पूछा और लाशों की ओर बढ़ते हुए उन पर अपने हाथ रखे। अवशोषित करो, अब्जॉर्ब। कान एक एक करके उनके पास गया और इन घात लगाने वालों के सभी उपयोगी कौशलों स्किल्स को सोखना शुरू कर दिया। सच में घटिया, कान ने घृणा से कहा जब उसने मरे हुए लोगों के कौशल और क्षमताओं को सोखना समाप्त किया। हत्यारों, असैसिन्स और जादूगर मेज के अलावा इन बेवकूफ़ों के पास कोई उपयोगी कौशल नहीं था। कान गुस्से में बोला, जैसे इन लोगों को मारने की उसकी मेहनत बेकार गई हो। सिस्टम, मुझे वे सभी कौशल और क्षमताएं दिखाओ जो मैंने अभी प्राप्त की हैं, कान ने आदेश दिया। मेजबान ने निम्नलिखित क्षमताएं सीखी हैं: स्टेल्थ डी रैंक, फायरबॉल सी रैंक, फोर्ट वॉल डी रैंक, निशानेबाजी शूटिंग एक्यूरेसी डी रैंक, करीब से लड़ने की तकनीक क्लोज कॉम्बैट टेक्निक्स निपुणता बढ़ी। मेजबान ने निम्नलिखित युद्ध कौशल अनलॉक किए हैं: वाइटल स्ट्राइक, डैश, हाई लीप। सभी क्षमताओं में मास्टर रैंक पर 20% निपुणता है। बेकार है जिस तरह से ये लोग व्यवहार कर रहे थे। मुझे लगा था कि कम से कम उनके पास कुछ अच्छे कौशल होंगे। कान ने आह भरी और उन लोगों के शवों को चीरकर उनके दिलों के अंदर स्थित कोर्स निकालने लगा। कचरा! कान ने अपने हाथ में पकड़े कोर को लगभग फेंक ही दिया था, क्योंकि जंगल के सामान्य राक्षसों से मिलने वाले चमकीले लाल कोर के विपरीत इन एडवेंचर्स के कोर बहुत धुंधले थे और उनमें कोई चमक नहीं थी। कान आसानी से बता सकता था कि उनके कोर बहुत कमजोर थे, देखने लायक भी नहीं। ओमेगा, इन्हें खा जाओ। अपने दांतों और पंजों से इनके अंगों को फाड़ देना। और ये कोर भी तुम्हारे ही हैं, कान ने कहा, क्योंकि वो ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता था जो उस पर शक पैदा करे। देर सवेर ये लोग लापता घोषित किए जाएंगे और कोई न कोई मामले की जांच करेगा। अंततः वे उसे ढूंढते हुए आएंगे, क्योंकि एडवेंचर्स एसोसिएशन में कई गवाहों के सामने उस गोरे आदमी के साथ उसका छोटा सा झगड़ा हुआ था। इसीलिए उसने इन लोगों पर बिना किसी हथियार के केवल अपने पंजों से हमला किया था और ओमेगा को उनके शरीर फाड़ने के लिए कहा था, ताकि ऐसा लगे कि ये लोग उजाड़ पेड़ों के बीच किसी शक्तिशाली राक्षस द्वारा मारे गए हैं।
कोई उस पर शक नहीं करेगा। कान उनके हथियार या पैसे भी नहीं लूट सकता था, क्योंकि उससे भी संदेह पैदा होता। वो उन पुनर्जन्म लेने वाले मुख्य पात्रों एमसीएस की तरह नौसिखिया नहीं था, जो ऐसी गलतियां करते हैं और पीछे निशान छोड़ जाते हैं। कान ने 20 मिनट तक प्रतीक्षा की, जब तक ओमेगा ने खून, मांस और कोर का भरपेट भोजन किया। काम पूरा होने के बाद कान जंगलों के रास्ते भागा और शहर के उस गेट की ओर गया जो उसके बाहर निकलने वाले गेट के विपरीत दिशा में था। अपनी स्प्रिंटर क्षमता के बावजूद उसे शहर के दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 घंटा लग गया। वो ठीक उसी गेट पर वापस आ गया था जहां से उसने पहली बार शहर में प्रवेश किया था। कान अंदर जाने वाले लोगों की कतार में लग गया। जब उसकी बारी आई तो नगर रक्षकों सिटी गार्ड्स ने उसे रोक दिया। पहचान पत्र दिखाओ, वही रक्षक बोला जो सुबह वहां था। भाई, मेरे पास नहीं है। कुछ दिन पहले मेरा सारा सामान चोरी हो गया था, कान ने दबी आवाज में कहा। बिना पहचान के प्रवेश नहीं मिलेगा, रक्षक ने कड़े लहजे में कहा। क्यों ना मैं आपको 2 दिन पहले का अपना भयानक अनुभव सुनाऊं, अगर आपके पास समय हो। हम वहां कोने में बात कर सकते हैं, कान ने फुसफुसाते हुए कहा। रक्षक ने उसे समझदारी भरी नजरों से देखा और दूसरे रक्षक को अपनी जगह लेने का इशारा किया। वो लोगों की नजरों से दूर एक कोने में चला गया। कान ने वो पैसे निकाले जो उसने आज दोपहर एडवेंचर्स एसोसिएशन में राक्षस कोर बेचकर कमाए थे। वह पोटली उस पोटली से 2 गुनी बड़ी थी जो सुबह निकोला ने रक्षकों को दी थी। भाई, मुझे आशा है कि आप मेरी दयनीय स्थिति को अनदेखा कर देंगे। आपके दयालु स्वभाव के लिए ये एक छोटा सा उपहार है, कान ने रक्षक की जेब में सिक्कों की थैली डालते हुए कहा। मैं समझ गया, तुम बहुत उदार व्यक्ति हो। तुम जैसे आदमी को शहर की दीवारों के बाहर छोड़ना बहुत निर्दयी होगा, जो रात में सुरक्षित नहीं है, रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने सिक्कों से भरी भारी पोटली को महसूस किया। कान ने सिर हिलाया और शहर में फिर से प्रवेश कर लिया। अब उसे ब्लैक ग्रिफिन मर्चेंट एंटरप्राइज को ढूंढना था, क्योंकि वही एकमात्र भरोसेमंद जगह थी जहां वो ठहर सकता था। कान ने एक दुकान से कपड़ों और जूतों का एक और सेट खरीदा और पुराने कपड़े गटर में फेंक दिए ताकि कपड़ों से भी कोई उसे हत्या से न जोड़ सके। इस बार कान ने एक सफ़ेद शर्ट, ग्रे पैंट और लाल रंग के जूते खरीदे। शाम ढल रही थी और वो शहर में घूमने लगा। चूंकि वो शहर में नया था, उसे कई लोगों से रास्ता पूछना पड़ा। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वो अंततः मर्चेंट एंटरप्राइज की इमारत के सामने खड़ा था। तभी उसे निकोला और एलानेव की प्रतिष्ठा का अंदाजा हुआ। सामने वाली इमारत बहुत विशाल थी, एक 3 मंजिला इमारत जो किसी किले से कम नहीं थी। कई व्यापारी, आम लोग और विभिन्न प्रजातियों के लोग वहां आ जा रहे थे। जैसे ही उसने इमारत में प्रवेश किया, उसे एक आवाज सुनाई दी। तो तुम यहां हो? मुझे लगा था कि तुम हमारा पता नहीं ढूंढ पाओगे, एलानेव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं कुछ बार रास्ता भटक गया था। ये शहर मेरी पसंद के हिसाब से बहुत बड़ा है, कान ने एलानेव से हाथ मिलाते हुए हंसकर कहा। मैंने सुना कि एसोसिएशन में तुम्हें कुछ परेशानी हुई थी। जब हमने तुम्हारे बारे में पूछा तो लोगों ने हमें बताया, एलानेव ने चिंता भरी नजरों से कहा। कुछ खास नहीं, बस एक अमीर लड़का बिना वजह मुझसे उलझ रहा था। सभी मामले अब सुलझ गए हैं, कान ने बेफिक्र होकर जवाब दिया। इसके बाद कान और एलानेव ने मर्चेंट एंटरप्राइज के निजी कक्ष में स्वादिष्ट भोजन किया। कान ने आखिरकार कुछ अच्छा खाना चखा, न कि केवल राक्षसों का भुना हुआ मांस, जिसे खाते समय उसे हमेशा फूड पॉइजनिंग का डर रहता था। कान के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भोजन बेहद स्वादिष्ट था और विभिन्न मसालों से भरपूर था, जिन्हें उसने अपने पिछले जीवन में कभी नहीं चखा था। वो किसी भूखे जंगली की तरह भोजन पर टूट पड़ा। ये देखकर एलानेव भावुक हो गया। बेचारा, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। इसके पास पैसे भी नहीं होंगे। तारांकन, एलानेव ने अपने रक्षक को देखते हुए सोचा, जो बिना चबाए भोजन निगल रहा था। रात का खाना खत्म होने के बाद कान को एक अच्छे कमरे में ले जाया गया, जहां बढ़िया फर्नीचर था और अंततः एक बिस्तर। कान की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए, क्योंकि आखिरकार वो बिस्तर पर सोने वाला था, न कि पेड़ के तने या पत्तों पर। कान को देखकर एलानेव का दिल भर आया। बेचारा, शायद वो पहले कभी बिस्तर पर नहीं सोया होगा, उसने सोचा, ये कल्पना करते हुए कि कान जमीन और पत्थरों पर सोता रहा होगा। आराम करो, और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। मेरा कमरा अगले विंग में है। कल मिलते हैं, एलानेव ने भारी मन से कहा और चला गया। कान ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुलायम बिस्तर पर छलांग लगा दी। यही तो जिंदगी है, उसने सोचा और अपने शरीर का सारा तनाव छोड़ दिया। अचानक उसके मन में एक योजना आई। उसने एक कुटिल मुस्कान दी और नरम कुशन को गले लगाकर किसी बच्चे की तरह सो गया। सॉरी, निकोला और एलानेव, लेकिन मैं शहर में बहुत सारा पैसा और नाम कमाने के लिए तुम लोगों का इस्तेमाल करने जा रहा हूं।
क्योंकि अगले दिन वो एक एडवेंचरर बनने वाला था। सुबह की ठंडी हवा चली, जिसके साथ पक्षियों की सुखद चहचहाहट गूंज रही थी। एक व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और आखिरकार सपनों की दुनिया को छोड़कर वास्तविकता में वापस आ गया। कान ने अपनी आंखें खोलीं और जम्हाई लेते हुए कहा, चाहे कोई भी दुनिया हो, एक असली बिस्तर का कोई मुकाबला नहीं है। उसने खिड़की के बाहर देखा। सूरज की स्थिति के आधार पर सुबह के करीब 8 बज रहे थे। कान ने फिर से जम्हाई ली और अपने शरीर को स्ट्रेच किया। पुनर्जन्म के बाद वो पहली बार किसी बच्चे की तरह चैन से सोया था। तैयार होने और गर्म पानी से स्नान करने के बाद वो तुरंत इलानेव से मिलने के लिए निकल पड़ा। कुछ कमरों में तलाश करने के बाद उसे आखिरकार कार्यालय मिल गया, जहां युवा व्यापारी बही खातों और रिपोर्टों का मिलान करने में व्यस्त था। क्या तुम्हारे पास एक पल का समय है? कान ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा। ओह, तुम जाग गए। रात कैसी रही? एलानेव ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस जीवन की सबसे अच्छी नींद। कान हंसा। तो तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। कुछ खास नहीं, बस मुनाफे और भविष्य के माल कंसाइनमेंट्स का हिसाब किताब देख रहा हूं। धिक्कार है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर चीज को उनके प्रकार और तारीखों के आधार पर अलग करना बहुत सिरदर्द है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे बूढ़े पिता ने ये सब मुझ पर छोड़ दिया और खुद माल की शिपिंग की कमान संभाल ली। एलानेव ने अपनी मेज पर रखे दस्तावेजों को देखते हुए आह भरी। ये तो बस शुरुआत थी। दिन के दौरान इनका अंबार लगने वाला था। किसी मदद की जरूरत है? कान ने पूछा। क्या तुम्हें पढ़ना भी आता है? एलानेव ने पूछा। हाँ, मैंने औपचारिक शिक्षा ली है। मेरे चाचा ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि मुझे हर उस चीज के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो जो मुझे ठगे जाने से बचा सके। हा, कान धीरे से हंसा। अच्छा है। दूसरी ओर, मुझे ये सब इसलिए सीखना पड़ा क्योंकि मुझे पारिवारिक व्यवसाय विरासत में मिला था, वरना मैं अभी दुनिया भर में घूमने वाला एक विद्वान होता जो अलग अलग जगहों उनके ज्ञान और संस्कृति को सीख रहा होता। काश चीजें अलग होतीं, एलानेव ने अफसोस के साथ कहा। खैर, हमारे पास जो है हमें उसी में गुजारा करना होगा। कान ने बही खातों को व्यवस्थित करने में मदद करना शुरू कर दिया। वो अपने पिछले जीवन में एक अकाउंटेंट था, इसलिए वो रिकॉर्ड्स को उनकी उपयोगिता और प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करना जानता था। इसने एलानेव को हैरान कर दिया, क्योंकि उसे अभी भी इसे कुशलतापूर्वक करने में कठिनाई हो रही थी। उसे अपने पिता द्वारा बनाए गए व्यापारिक उद्यम में काम शुरू किए हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ था। अब तक उसकी पूरी जवानी पढ़ाई और आलस्य में बीत गई थी, इसलिए उसे अभी पेशे से जुड़ी चीजों को समझना बाकी था। वैसे कान, तुमने सोचा है कि तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम चाहो तो तुम हमारे लिए एक बॉडीगार्ड के रूप में काम कर सकते हो। तुम्हारे पास निश्चित रूप से पर्याप्त युद्ध अनुभव और कौशल है, एलानेव ने कहा, जैसे कि उसने ये बहुत पहले पूछने की योजना बनाई थी। मैं तुम्हारे प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन मैं आदेशों का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। इसके अलावा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, कान ने कहा। मैं समझ गया। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? एलानेव उत्सुक हो गया। मुझे कपड़े, कुछ हथियार और कुछ हल्के कवच खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए, कान ने उत्तर दिया। किस लिए? ओह, मैं भूल गया कि तुम एक भाड़े के सैनिक, मर्सनरी थे। एलानेव को अचानक एहसास हुआ। वे दिन बीत गए। अब मैं एक एडवेंचरर बनने जा रहा हूं, कान ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। मत करो। क्या तुमने नहीं देखा कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था? भले ही तुम शक्तिशाली हो, तुम हमेशा जिंदा नहीं बचोगे। इसके बारे में ध्यान से सोचो, एलानेव ने सख्ती से कहा। वो अपने रक्षक को मौत के गले लगते नहीं देखना चाहता था। चिंता मत करो, मेरे पास अपने कारण हैं। इसके अलावा मुझे वैसे भी कुछ और करना नहीं आता। यहां कम से कम मैं तब भाग सकता हूं जब मेरी जान खतरे में हो और मुझे अपने अलावा किसी और की रक्षा नहीं करनी होगी। कान का तर्क तार्किक था। ठीक है, एलानेव ने कहा और एक पीले कागज पर कुछ लिखकर उस पर अपने उद्यम की मुहर लगा दी। इसे तीसरी सड़क पर बाईं ओर स्थित हमारी दुकान पर ले जाओ। मैनेजर को ये दिखा देना, वो तुम्हें पर्याप्त सामान दे देगा। एलानेव ने लाचारी से कान की ओर देखा। धन्यवाद, मैं इसे जल्द ही वापस कर दूंगा, कान ने कहा और ऑफिस से निकल गया। दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उसने मर्चेंट शॉप और उसके मैनेजर को ढूंढ लिया। मैनेजर डीमन प्रजाति के डेमी ह्यूमन जैसा लग रहा था। उसकी त्वचा लाल पत्थर जैसी थी और सिर से 2 नुकीले गहरे लाल सींग निकले हुए थे। कान उसकी कमर से निकलती एक छोटी पूंछ भी देख सकता था। कान ने उसे घूर कर नहीं देखा और न ही वो हैरान हुआ। महान सोमीर के कोर को सोखने के बाद कान हमेशा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता था और उसका व्यवहार एक क्रूर शासक, टायरेंट जैसा था।
पत्र सौंपने के बाद मैनेजर ने उसे हैरान नज़रों से देखा, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कान को ये पत्र कैसे मिला। उसने कान को अपने साथ आने का इशारा किया और अपना बेहतरीन कलेक्शन दिखाया। कान ने सबसे पहले सबसे उपयोगी सेट चुना। उसने एक काला ट्रेंच कोट चुना जिस पर सुनहरे पैटर्न बने थे। काला क्यों? क्योंकि बैडास नायक का नियम नंबर 3, सभी धाकड़ मुख्य पात्र काले कपड़े पहनते हैं। उसने एक ग्रे जैकेट, काली पैंट, जिम वाले दस्ताने और वाइवन की खाल से बने जूते चुने जो चलने पर आवाज नहीं करते थे। हथियारों के लिए उसने एक विशाल 2-धारी लंबी तलवार, लॉन्ग स्वॉर्ड, 2 खंजर और एक बेल्ट चुनी। इसके अलावा उसने रिकवरी पोशन और जहर के काट, एंटीडोट्स भी लिए। अंत में कान को सबसे महत्वपूर्ण चीज मिली, एक स्पेस रिंग। कीमत सुनकर कान के कान सुन्न हो गए। सिर्फ 7 वर्ग फुट की जगह वाली रिंग की कीमत 5000 गोल्ड रॉम्स थी। एलानेव के पत्र के बावजूद कान बेशर्म नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने 2000 गोल्ड रॉम्स वाली सबसे सस्ती रिंग चुनी। कान अपनी नई पोशाक पहनकर और हथियारों से लैस होकर दुकान से बाहर निकल गया। जैसे ही कान गया, मैनेजर ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने सींग खींचने लगा। इस आदमी की समस्या क्या थी? भले ही पत्र में कहा गया था कि वो जो चाहे मुफ्त में ले सकता है, लेकिन इस आदमी ने 20,000 गोल्ड रॉम से अधिक का सामान ले लिया। मैनेजर के अनुसार ये कोई साधारण खरीदारी नहीं थी, बल्कि दिन दहाड़े डकैती थी।